देखिए, विधानसभा रामनगर में लगभग 1,10,000 मुस्लिम वोट है और हम जो रामनगर में प्रत्याशी दे रहे हैं विकास कुमार श्रीवास्तव जी को। विकास कुमार श्रीवास्तव जी पेशे से वकील हैं और उनका सामाजिक स्टेटस बहुत अच्छा है। लोगों के सुख दुख में काफ़ी दिनों से जमे रहे हैं और विकास कुमार श्रीवास्तव का करैक्टर यहाँ के लोगों से जैसा वेरीफाई किया गया और जब से वो पार्टी में आए हैं निरंतर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और घर घर जन जन तक उन्होंने ओवैसी साहब का पैगाम पहुँचाया है। और मैं समझता हूँ कि 1,10,000 वोटर मुस्लिम उनके साथ में है और उनकी कम्युनिटी का 20 से 25,000 वोट उनके साथ में है। तो मैं समझता हूं कि उनके कम्बाइनेशन और उनके चुनाव लड़ने से रामनगर विधानसभा का चुनाव हमारे विकास कुमार श्रीवास्तव जीतने के पोजीशन में है और ये चुनाव रामनगर का हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो गोप हों और चाहे दूसरे प्रत्याशी बीजेपी के हों, वो कहीं लड़ाई में नहीं है। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं, जो 7 महीने 8 महीने से किसान रोडों पे था और सरकार किसानों के सामने झुक करके आई है और तीनों काले कानून को वापस किया है, ये हमारे और आपके संघर्षों का नतीजा रहा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के रूप में बैठते हैं और विपक्ष में उन्होंने सबसे पहले कृषि कानून बिल को पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया था। उसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया और किसान रोडों पे उतर गया। पूरे हिंदुस्तान के किसान रोडों पे इस गर्मी ठंडी बरसात में खड़े रहे और पूरे लगन के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रोड पे थे और अल्टीमेटली इस तानाशाही और हिटलर सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। जज साहब जैसे जो है किसान बिल वापस लिए हैं, तो क्या लगता है सीए एनआरसी पे भी बैकफुट पे जाएगी सरकार? देखिए, सीए एनआरसी पे अब हम लोग उसके लिए स्टैंड करेंगे। किसान बिल पे पार्टिकुलर उन्होंने वोट को भी पोलराइज करने का तरीका अख्तियार किया है कि आने वाले 22 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। उसके तहत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि चुनाव को पोलराइज करने के लिए किया है, लेकिन सीए और एनआरसी का कानून इस देश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। सिटीज़नशिप एक्ट 1951 अमेंडेड 1952 उसका सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर भारत में माँ और बाप में से कोई भी उसका जेनेटिक तौर पे अगर उसका भारतीय रेजिडेंट है तो वो भारतीय निवासी है। इसलिए सीए एनआरसी एनपीआर की भारत में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सीए एनआरसी और एनपीआर को भारत में लाया गया। आपसे ये जानना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये बात कहना भी चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में यहाँ के हिंदू परेशान हैं, उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं, फेयर प्राइस शॉप पे व्यवस्था नहीं, भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ के लोगों को खाना पानी और सड़क की सुविधाएं और उच्च शिक्षा की सुविधाएं दे ही नहीं पा रहे हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हिंदू ला करके हिंदू लाने की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ के हिंदू को शिक्षित कर दें, सुरक्षित कर दें और उनके रोज़गार को गारंटेड कर दें, तो मैं समझता हूँ कि भारत फिर सुरक्षित हो जाएगा। इल्ज़ाम आप पे भी तो लगता है कि आप मूलभूत समस्याओं की जगह सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम की बात करते हैं तो 1948 में इससे पहले मुस्लिम लीग थी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जमात जो थी और तहरीक आज़ादी में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था तो वो मुस्लिम लीग हुआ करती थी। मुस्लिम लीग को 1948 में हिंदुस्तान की रिफ़ाह आम क्लब उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसको लीड कर रहे थे और उनके प्रोग्राम में ये तय पाया गया कि आज के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर रहेगा और मुस्लिम लीग की क़यादत को छोड़ देगा। हमने वहीं पर मुस्लिम लीग को दफन कर दिया और कांग्रेस के झंडे डंडे को पूरी तौर पे उठा लिया
और 70 सालों तक कांग्रेस को उठाया। इन्होंने हाशिमपुरा का दंगा दिया, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दी, सचर कमेटी की रिपोर्ट दिया, गुड्डू कमीशन दी, नानोतवी कमीशन दिया, सचर कमेटी की रिपोर्ट दी। सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जब मुसलमान 1950 में इनको सत्ता दिया था तो 54% पढ़ा लिखा था और 34% रोज़गार में था। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब सचर कमेटी की रिपोर्ट आई तो मुसलमान इस लेवल पे पहुंच गया कि उसका घर दलित बस्तियों से बदतर हो गया, उसके इलाके दलित बस्तियों से बदतर हो गए और उसकी माशी हालत इस कदर हो गई कि उसे बीपीएल राशन कार्ड उठाने पड़े। जो 34% रोज़गार में था वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गया। तो ये कांग्रेस का करैक्टर था। और आज हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं। अरे भारत के अंग में से आर्टिकल 19 ये कहता है कि फ्री फ्रॉम स्पीच है, बिजनेस है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा कर के बीफ चेक कर रहे हैं, आप दरवाज़ों से लोगों के घर में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बन रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये तय करने का अख्तियार कुछ लाल रुमाल पहनने वाले वक्त जात विशेष के लोगों का हो गया। हम किसी की बात नहीं करते हैं, हम संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आर्टिकल 51 राइट की बात करते हैं कि जो नागरिक के अधिकार हैं उसकी उत्थान की जाए। आर्टिकल 21A में एजुकेशन को फ्री करने की बात की गई थी। आप यहाँ के स्कूलों में देख लीजिए, कहीं गधे बांधे जा रहे हैं, कहीं खच्चर बांधे जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की क्या दशा हो गई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की बात ले लीजिए कि कोई भी थाना ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार में जहां बिना पैसा दिए हुए पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष अपॉइंटमेंट किया जाता हो। पब्लिक इश्यूज़ पे ले लीजिए कि कोई भी थाना अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करने के लिए दर्ज नहीं करता है। ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा कि अगर परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट हो तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए। काऊ सलाटर के मुकदमे लिखे जाएंगे, हिरन मारने के मुकदमे उठे जाएंगे, गाय के हाँकने पे मुकदमे लिखे जाएंगे। अगर आप ये जान लीजिए कि कृषि में किसानों के खेतों को अगर जानवर चर लिया तो उस पे सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। अगर किसान 4 डंडा उनकी गाय को मार दिया, भैंस को मार दिया तो उसके खिलाफ एनिमल क्रूरल्टी का मुकदमा लिखा जा रहा है। यही इंसाफ का तकाजा है इस देश में। हम अच्छा, दूसरी चीज़, हिंदू यहाँ का मजबूरी में यहाँ का देशवासी है, मुसलमान यहाँ का बाई बर्थ भी है, बाई चॉइस भी है। हमारे पास ये 1947 में अख्तियार था कि अगर हम चाहते तो जिन्ना की आइडियालॉजी को एक्सेप्ट करते और भारत से कूच कर जाते। लेकिन हमने जिन्ना की आइडियालॉजी को ठुकराया और भारत को अपना मादरे वतन कहा है। हम 6 फुट की ज़मीन ले करके इसी भारत में पैदा होते हैं, इसी भारत में रहते हैं। ये मेरा मरने पे भी वतन है और ज़िंदा रहने पे वतन है। हमारे ऊपर किसी की शक और हमारी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मैं पैदाइशी भी हूँ, बाई बर्थ भी हूँ, बाई चॉइस भी हूँ। आप जो है मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं जिनको मुस्लिम नेता चाहिए वो जो है पाकिस्तान चले जाएं। अबू आसिम जी पढ़े लिखे जाहिल हैं, उनको ये नहीं पता है कि रेशमी रुमाल की तहरीक में 60,000 आलिमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 50,000 आलिमों को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक एक पेड़ों पे चुन करके उनकी लाशों को खड़ा कर दिया था। और उन्हीं लोगों ने ये तहरीक दी थी जिनके बदले में ये आज़ादी मिली है। उनको आज़ादी के बारे में पता नहीं, उनको सियासत के बारे में पता नहीं। वो सिर्फ माफियागिरी बम्बई में कर करके और कितने दिनों तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, एक सीट जीत कर के आए हैं। और बम्बई में क्या हाल किया था शिवसेना ने मतलब भाइयों के साथ में कि जो उत्तर प्रदेश का वहाँ का निवासी था उनको वहाँ पे चुन चुन करके मार रहे थे। और अबू आसिम जैसे लोग वहाँ सैफई में तमाशा देख रहे थे। मुजफ्फरनगर जल रहा था। मैं उस समय मुजफ्फरनगर के कैंप में गया जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग रोडों पे बसेरा कर रहे थे। अखिलेश की सरकार थी, यानी अबू आसिम के अब्बा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार थी। और वहाँ पे
इज्जतें लूट रही थी, अजमत लूट रही थी, अखिलेश यादव, उनके चाचा और उनके बाप मुलायम सिंह यादव वहाँ सैफई में नाच नचा रहे थे। हमसे दर्द पूछिए, अगर मुस्लिम 67 विधायक थे और उनकी ज़बानों पे ताले लगे हुए थे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम राजनीति को ज़िंदा किया है और खड़ा किया है, वरना लोगों को दरी बिछाने और पैजामा उठाने की जिम्मेदारी थी। आज उन्हीं की सियासत की वजह से सपा में भी मुसलमानों की कदर बढ़ गई, वरना अबू आसिम जैसे लोगों को स्टेज पे खड़े होने और बैठने की जगह इसी उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे थे। और आज़म खान के साथ में सपा ने क्या किया है वो जग जाहिर है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी में उसको जेल में बंद किए हुए हैं। इससे बड़ा तमाशा मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट अखिलेश यादव की सरकार में आ चुकी थी। अखिलेश यादव ने पिछले एजेंडे में कहा था कि हम 12 से 18% रिजर्वेशन देंगे। उनकी सरकार बनी और हमें क्या दिया, मुजफ्फरनगर का दंगा। 3,500 के आसपास में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। 32 दिन तक मुजफ्फरनगर में दंगा चलता रहा और इनके हाथ में पीएससी थी, आरपीएफ, सीआरपीएफ पोस्टेज थी और इनके पास सत्ता था, शासन था। और सोमनाथ के खिलाफ मुकदमे लिखे गए और बीजेपी के 72 विधायकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इन्हीं की सरकार में मुकदमे वापस हुए। हम कैसे मान लें कि अखिलेश यादव हितैषी हैं। अगर अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी मुसलमानों की हिमायती होती और उनकी क़यादत की और उनकी सरपरस्ती करती तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 1600 किलोमीटर से चल करके उत्तर प्रदेश नहीं आते। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मारे फिर रहे थे। अल्लाह ने एक नेमत के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है, जो संसद रत्न भी हैं। और पार्लियामेंट में जब किसान बिल पे बात हो रही थी और 2 बिलों पे एक और बात हो रही थी, जब मेरा बैरिस्टर वहाँ पे बोल रहा था तो रविशंकर प्रसाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और लॉ मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि बैरिस्टर साहब, वी आर सिटिंग टू मेक द लॉ नॉट एग्जामिन द लॉ। सुप्रीम कोर्ट इसका एग्जामिनेशन करेगी। यानी वो लोहा मान रहे थे पार्लियामेंट में मेरे बैरिस्टर का। तो हम उसकी क़यादत के लिए आए हैं और हिंदुस्तान में हम गंगा जमनी तहज़ीब के बानी हैं, मुहाफ़िज़ हैं। हमारे अलावा इसकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ और वो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें गलत हैं। वो सपा वालों की आईटी सेल ये सब काम कर रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट हम लोगों के साथ में हैं। हम लोग भी अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं और हम लोग अलीगढ़ वाले पूरी तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं। और हमारा हिंदू भाई भी ये चाहता है कि मुसलमान यूनाइट हो कर के एक हो जाएं और फिर हम उनके साथ चलें और यूनाइट हो कर के सरकार बनाएं, सरकार में भागीदारी करें, सरकार में हिस्सेदारी की बात करें।